नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ को समझते हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के महाविद्रोह की। ये सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ था। तो चलिए इसके हर एक पहलू को, हर एक परत को खोलकर देखते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम उस चिंगारी से शुरू करेंगे जिसने इस आग को भड़काया। फिर देखेंगे कि ये आग कैसे और कितनी तेजी से फैली। इसमें आम लोगों की, जनता की क्या भूमिका थी, वो कौन लोग थे, वो कौन नायक थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि इस विद्रोह ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। तो सबसे पहला और अहम सवाल, विद्रोह की शुरुआत आखिर हुई कैसे? हम सबने स्कूलों में चर्बी वाले कारतूसों की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन क्या बात सिर्फ उतनी ही थी या कहानी कुछ और भी है? तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक नई राइफल से, एनफील्ड P53, और अफवाह ये थी कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और इन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। बस यही वो तात्कालिक वजह थी जिसे सब जानते। पर एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या सिर्फ एक अफवाह, सिर्फ एक कारतूस इतने बड़े विद्रोह को जन्म दे सकता था? या फिर ये बस उस बारूद के ढेर पर गिरी एक चिंगारी थी जो सालों से, दशकों से इकट्ठा हो रहा था? इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ये चर्बी वाले कारतूस विद्रोह का असली कारण नहीं थे, बल्कि एक उत्प्रेरक थे, एक कैटलिस्ट। मतलब इन्होंने सिर्फ उस दबे हुए गुस्से को बाहर आने का एक मौका दे दिया जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों, उनके सामाजिक हस्तक्षेप और उनकी विस्तारवादी सोच की वजह से सालों से सुलग रहा था। तो चिंगारी तो लग चुकी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े विद्रोह और फिर एक व्यापक क्रांतिकारी युद्ध की शक्ल ले ली। जरा इन घटनाओं की रफ्तार देखिए। फरवरी में बहरामपुर में विरोध शुरू हुआ। अप्रैल में मंगल पांडे की शहादत ने इस आग में घी का काम किया। लेकिन असली विस्फोट हुआ 9 मई को मेरठ में, जब 85 सैनिकों को सरेआम अपमानित करके जेल में डाल दिया गया। इस एक घटना ने सब्र का हर बांध तोड़ दिया। अगले ही दिन 10 मई को मेरठ की छावनी में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। सैनिकों ने जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और उनका सिर्फ एक ही नारा था, दिल्ली चलो। और दिल्ली पहुंचकर इन विद्रोहियों ने जो किया, उसने इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। अचानक ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं रहा, ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। बहादुर शाह के नाम ने विद्रोह को एक वैधता दे दी, एक ऐसा राष्ट्रीय प्रतीक दे दिया जिसके झंडे के नीचे सब एकजुट हो सकते थे। अब तक हमने सिपाहियों की बात की, पर क्या ये वाकई सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि अंग्रेज कहते थे? ये सेक्शन इसी सवाल की पड़ताल करता है कि कैसे आम जनता, आम नागरिक इस लड़ाई का हिस्सा बने। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। अकेले अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो लगभग 1.5 लाख लोग शहीद हुए, उनमें से 1 लाख से ज्यादा आम नागरिक थे, किसान, कारीगर, मजदूर। ये आंकड़ा चीख चीख कर कहता है कि ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि एक जन युद्ध था। तो सवाल ये है कि ये लोग थे कौन? ये वो किसान थे जिनकी जमीनें छीन ली गई थी, वो कारीगर थे जिनके काम धंधे अंग्रेजी नीतियों ने चौपट कर दिए थे, और वो जमींदार थे जिनकी रियासतें हड़प ली गई थी। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश राज के हर प्रतीक पर हमला किया। अदालतें, थाने और सबसे बढ़कर साहूकारों की बही खाते जिन्होंने उन्हें कर्ज में डुबो दिया था। ये सालों से दबे हुए गुस्से का एक सामूहिक विस्फोट था। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर फैला विद्रोह बिना नेतृत्व के तो चल नहीं सकता था। तो चलिए अब उन नायकों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने अलग अलग इलाकों में इस लड़ाई की कमान अपने हाथों में थामी। एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि इस विद्रोह का नेतृत्व विकेंद्रीकृत था, मतलब डिसेंट्रलाइज था। कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं थी।
दिल्ली में भले ही बहादुर शाह जफर प्रतीक थे, लेकिन असली कमान जनरल बख्त खान के हाथों में थी। कानपुर में नाना साहिब थे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और बिहार में 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह की मशाल जलाए रखी। और जब भी हम इन नायकों की बात करते हैं तो भला रानी लक्ष्मीबाई का ये अमर वाक्य कौन भूल सकता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक रियासत बचाने की ललकार नहीं थी, ये लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की आवाज थी। और देखिए, नेतृत्व सिर्फ राजा रानियों तक ही सीमित नहीं था। उत्तर प्रदेश के बड़ौत इलाके में शाहमल जैसे स्थानीय नेताओं ने भी एक जबरदस्त भूमिका निभाई। वो एक आम गांव वाले थे जिन्होंने 84 गांव के किसानों को एकजुट किया, अंग्रेजों की सप्लाई लाइनें काटी और दिल्ली में विद्रोहियों तक रसद पहुंचाई। ये जो जमीनी स्तर का नेतृत्व था ना, वही इस विद्रोह की असली रीढ़ की हड्डी था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम अपने अंतिम चरण पर पहुंचते हैं। आखिर इस महाविद्रोह ने हमें दिया क्या? इसकी विरासत क्या है? इसने हमारे भविष्य को कैसे शेक दिया? चलिए इस पर विचार करते हैं। तो आखिर 1857 की विरासत है क्या? देखिए, भले ही ये विद्रोह सैन्य रूप से कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत के लोगों को एक ऐसी चीज दी जो बेशकीमती थी, एकता का एहसास। पहली बार हिंदू और मुसलमान, किसान और जमींदार, सिपाही और आम नागरिक सब कंधे से कंधा मिलाकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़े। और इसी एकता की नींव पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अगली इमारत खड़ी हुई। और ये हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब लोग एक साझा मकसद के लिए एकजुट होते हैं तो वो क्या नहीं हासिल कर सकते।